डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आचार्य फिजिक्स में। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से आवेश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर सतत रूप से वितरित होता है और उससे संबंधित हमने जो है आवेश घनत्व निकाले, जैसे कि रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। वास्तव में हम जानते हैं कि आवेश जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसको हमने आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ा था। यहां पर क्या है कि जब तक आवेश सूक्ष्म होता है, कम मात्रा में होता है, तब हम इस क्वांटीकरण के गुण को अपनाते हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम आवेश को सतत रूप से कंटिन्यूअसली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं कि आवेश पूरी तरह से एक समान रूप से उस वस्तु पर वितरित है। तो जब तक आवेश की मात्रा कम है तो हम उसका क्वांटीकरण लेते हैं, उसका क्वांटीकरण गुण मानते हैं, और जब आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम आवेश को जो है सतत रूप से वितरित किया हुआ मानते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को, आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखा था। आज हम उसके आगे विद्युत क्षेत्र के बारे में सीखने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल पाएंगे, और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसको भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। देखिए, एक आवेश अपने चारों ओर एक स्पेशल क्षेत्र जो है बनाता है। उस क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश जब रखते हैं तो हमारा पहला वाला आवेश इस आवेश को या तो प्रतिकर्षित करता है या फिर आकर्षित करता है। अर्थात जो है वो दूसरा आवेश एक प्रकार का बल अनुभव करता है। वो बल प्रतिकर्षण का हो सकता है या फिर आकर्षण का होता है। इसका मतलब है कि ये रखा हुआ आवेश पहले वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इसी आधार पर लिखी गई है। देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, थोड़ा समय बच जाता है। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरा आवेश रखने पर या दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लिया ये कोई हमारा आवेश है Q, धनात्मक आवेश है। अब इसके पास में चारों तरफ कहीं भी हम एक दूसरा आवेश Q धनात्मक ही रख दें तो क्या करेगा? ये पहला वाला आवेश इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब ये दूसरा वाला आवेश इस कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब यदि मान लिया ये पहला वाला आवेश ऋणात्मक होता तो दूसरा रखा गया धनात्मक आवेश इसकी तरफ को आकर्षित होता है। तो इस तरह से इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वो विद्युत क्षेत्र कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, ये हमें पता करना है। तो ये भी तो हम जो परीक्षण आवेश रखेंगे उस पर लगने वाले बल से ही तो जान पाएंगे। तो आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। परिभाषा उसकी क्या है? वो है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझिए कि जैसे कि मान लिया हमने ये हमारा
मुख्य आवेश है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में हमने कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखा Q0 और इस पर बल जो है पहला वाला आवेश Q जो है वो F बल लगा रहा है। अब बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो इस Q0 या Q0 आवेश पर जो कि परीक्षण आवेश है ये अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सूक्ष्म नहीं होगा तो ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगेगा, है ना। तो इसको सूक्ष्म होना चाहिए परीक्षण आवेश को। अब इस परीक्षण आवेश पर मान लिया बल F लग रहा है, तो एकांक आवेश पर कितना बल लगेगा? तो पूरा जो बल लग रहा है F बल लग रहा है उसको हम Q0 आवेश की मात्रा से भाग दे देंगे, तो एकांक आवेश या इकाई आवेश पर लगने वाला बल हमें पता लग जाएगा। और इकाई आवेश पर जो बल लग रहा होगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इकाई आवेश के आधार पर हम किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यानी हम उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं और परीक्षण आवेश और मुख्य आवेश के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करते हैं और उस बल को जब हम परीक्षण आवेश की मात्रा से भाग दे देते हैं तो हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पता लग जाती है। बस ये हमें ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश जो है सूक्ष्म होना चाहिए। अब इस सूत्र के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। और इसी सूत्र के आधार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बटे कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला मात्रक हो गया। इसके अलावा भी मात्रक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो है कि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न करते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसको आइए समझते हैं। देखिए, मान लिया ये हमारा कोई कैपिटल Q एक आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता करनी है। ये मान लिया हमारा धनात्मक आवेश है Q। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश मैंने रख दिया, एकांक रख दिया, चलिए इकाई धनावेश रख दिया। अब हम देखेंगे कि इस इकाई धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या है। यानी ये हमारा जो आवेश Q है वो इस इकाई धनावेश पर किस दिशा में बल लगा रहा है। जिस दिशा में बल लगा रहा होगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। जैसे ये धनात्मक आवेश है और इकाई, हमेशा इकाई धनावेश रखेंगे। परीक्षण आवेश जो है इकाई धनावेश ही लेंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं लेंगे। इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे कि इकाई धनावेश पर लगने वाला बल हमने देखा कि वो इस दिशा में लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही हो जाएगी जिस दिशा में इकाई धनावेश पर बल लगेगा। अब ये मान लिया ये ऋणात्मक आवेश होता, तो ये रखा गया परीक्षण आवेश किस तरफ को बल अनुभव करता, वो इस दिशा में बल अनुभव करता। तो जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये वाली हो जाती है, यानी दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इकाई धनावेश रखेंगे और जिस दिशा में वो इकाई धनावेश बल अनुभव करेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये मैंने नोट भी कर रखा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश सूक्ष्म लिख रखा है, मतलब इकाई धनावेश रखते हैं।
इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये देखिएगा किस तरह से आगे चल के हम इसको आंकिक प्रश्नों में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसको उपयोग में लाएंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो हैं एक तरह से काल्पनिक रेखाएं, वो सीधी भी हो सकती हैं, वक्र भी हो सकती हैं। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक रेखाएं हम क्या कहें, निष्कोण वक्र, जिस पर एकांक धनावेश, और एकांक धनावेश का मतलब यह है कि एकांक धनावेश ये स्वतंत्र और पृथक्कृत होना चाहिए, जिस पर लिख सकते हैं, जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत आइसोलेटेड, स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धनावेश गति करता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक रेखाएं या निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धनावेश गति करता है, विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी जिस रास्ते से कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश चल रहा होगा, जाएगा, तो वही रास्ता, वही पथ जो होगा वो विद्युत बल रेखा कहलाएगा। अब इनके कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बात करते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं या निकलती हैं, तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। यह, या अलग से लिख लीजिए, विद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती। यानी कोई धनावेश है, उससे विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलेंगी, और यदि कोई ऋणावेश है
तो उस पर विद्युत बल रेखाएं इस तरह से समाप्त हो रही होंगी ऐसे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये यहां से निकलें और मान लिया ऐसे जाएं और फिर ऐसे फिर से निकल के ऐसे आगे बंद पास का मतलब इस तरह से ऐसे बंद नहीं होगा, पास नहीं बनेगा। क्या बनेगा कि ये विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। हम आगे चल के पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाओं में ऐसा होता है कि वो जो है बंद पास बनाती है। तो यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बंद पास नहीं बनाती हैं। तीसरा है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे मान लिया ये विद्युत बल रेखा है, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें ऐसे, तो यही जो है स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी वो इस पर्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि ऐसा होता है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अतः उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि दो जो है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटें। क्यों? उसका रीजन है ये, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोई स्पर्श रेखा है, विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा ये है, कटान बिंदु ये हुआ, तो एक स्पर्श रेखा इस बल रेखा के अनुदिश खींची जाएगी और एक स्पर्श रेखा इस वाले विद्युत बल रेखा के लिए खींची जाएगी। अतः बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ये हो गई, एक ये हो गई। मतलब यहां पर रखा गया धनावेश इधर भी को चलने लगेगा और इधर को भी जाएगा।
तो कोई भी वस्तु एक समय में दो दिशाओं में कैसे चल सकती है? अर्थात कोई भी विद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। रीजन दिया गया है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, अतः उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी और ऐसा हो पाना संभव नहीं है। अर्थात जो है ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगला देखिए कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अगला इसी से संबंधित एक है विद्युत बल रेखाएं रेखाओं में पार्श्वीय का मतलब होता है लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत। पार्श्वीय प्रसार होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसको समझ लीजिए, जैसे मान लिया एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है, इससे ऊपर वाले को पहले समझिए। तो ये जो है विद्युत बल रेखाएं यहाँ से धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी। तो ये हो गई लंबाई की दिशा। तो लंबाई की दिशा में ये क्या होगा कि ये सिकुड़ेंगी। ये जो बल रेखाएं हैं छोटी होने की प्रवृत्ति रखेंगी। इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण होगा। दूसरा है कि जो ये बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही है, मान लिया दूसरी खींच देते हैं और खींच देते हैं। तो ये जो हुआ लंबाई ये हुई और इसके लंबवत, लंबवत का मतलब ये जो हमने लंबाई के लंबवत ये रेखा खींच दी है ये। तो लंबाई के लंबवत मतलब पार्श्वीय, साइड वाइज क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे से दूर भाग रही है, ये बल रेखा और दूसरी बल रेखा जो है एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। पार्श्वीय प्रसार हो रहा है लंबाई के लंबवत। इसका मतलब यह हुआ कि दो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। अगला एक गुण है कि कोई यदि हमारा आवेशित चालक है ना, आवेशित चालक, आवेशित चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। नहीं, कोई आवेशित चालक है, जैसे ये हमने इसके चालक है जो कि आवेशित कर दिया, धनावेशित कर दिया, तो इसके अंदर यहां पर कोई बल रेखाएं नहीं
होती हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यदि जो है वस्तु चालक पदार्थ से बनी है, धातु से बनी है, तो उस टुकड़े को, उस वस्तु को यदि हम आवेशित कर दें तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं। अगला गुण है कि आवेश चालक वस्तु आवेशित चालक के तल से निकलने वाली या समाप्त होने वाली बल रेखाएं सदैव तल के लंबवत होती हैं। और एक अंतिम है क्या कि किसी धनावेश से उत्पन्न होने वाली या ऋणावेशित लिख सकते हैं वस्तु पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब ज्यादा आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी या समाप्त होंगी, कम आवेश है तो जो है विद्युत बल रेखाएं कम निकलेंगी या समाप्त होंगी। किसी धनावेश से उत्पन्न होने वाली या ऋणावेशित वस्तु पर समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या, समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी संख्या जो है वो समानुपाती होगी आवेश की मात्रा, क्योंकि तो ये जो है हमारी विद्युत बल रेखाओं के सभी गुण हो गए। अब यहाँ पर जैसे ये है कि आवेशित चालक के तल से निकलने या समाप्त होने वाली बल रेखाएं सदैव तल के लंबवत होती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि वो लंबवत नहीं होंगे तो क्या होगा, तो उस स्थिति में हम उस विद्युत क्षेत्र, यानी वो जो हमने विद्युत बल रेखा खींची है और वो लंबवत नहीं है, तो उसको हम दो जो है भागों में वियोजित कर सकेंगे और जो विद्युत क्षेत्र का भाग उस तल के अनुदिश होगा उस दिशा में जो है बल, कोई भी आवेश बल अनुभव करेगा। मतलब जैसे मान लिया ये है कोई वस्तु और यहां से निकलने वाली बल रेखा ऐसी है, तिरछा है, लंबवत नहीं है, तो हम इसको ई को हमने वियोजित कर दिया ऐसे, एंगल थीटा है, इसको ई कॉस थीटा कहेंगे और ई साइन थीटा इसके लंबवत घटक हो जाएगा ई साइन थीटा, है ना। तो ई कॉस थीटा के कारण इस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बल का अनुभव करेंगे और वो चलने लगेंगे। और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का चलना संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु क्या है, केवल आवेशित है। वस्तु को केवल आवेशित किया गया है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन कैसे चल सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र दो तरह का हो सकता है,
एक तो एक समान समरूप विद्युत क्षेत्र हो सकता है, दूसरा असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो हम बात करेंगे समरूपी विद्युत क्षेत्र। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा होता है? वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश एक समान बल का अनुभव करे, उसे समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे समांतर विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसे, ये क्या है? एक समरूपी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रदर्शन है। इस तरह से जो हम तीर के निशान बनाएंगे वो एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। अब असमरूपी विद्युत क्षेत्र, इसका उल्टा, वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक परीक्षण आवेश अलग अलग बल का अनुभव करे, उसे असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे असमांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये देखिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं चित्र। ये देखिए, एक बल रेखा इधर को जा रही है, दूसरी इधर को, तीसरी इधर को। तो ये असमांतर, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? ये है असमरूपी। और ये कैसा है? समरूपी। तो यहाँ समरूपी विद्युत क्षेत्र में कोई भी जो है परीक्षण आवेश हम किसी भी बिंदु पर रखेंगे, प्रत्येक बिंदु पर जो है परीक्षण आवेश समान बल का अनुभव करेगा। जबकि यदि विद्युत क्षेत्र जो है असमरूपी होगा तो अलग अलग बिंदु पर जो है बल का परिमाण जो होगा वो अलग अलग होगा। अब हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकालते हैं। किसी बिंदु आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि आवेश Q से दूरी R पर स्थित
बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश जो कि सूक्ष्म होगा Q0 रखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा आवेश Q है और इस बिंदु को हम A ले लेते हैं और एक दूसरा बिंदु B है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो ये बिंदु जो है हमारे मुख्य आवेश से r दूरी पर स्थित है। तो बिंदु B पर एक क्या करेंगे, हम एक परीक्षण आवेश Q0 Q0 रखेंगे। अब हम Q और Q0 Q0 के बीच लगने वाले बल को लिखेंगे। आवेश Q तथा Q के बीच लगने वाला बल कूलम के नियम से यह बराबर हो जाएगा K Q0 बटे R स्क्वायर। कितना बल लगेगा? परिभाषा से कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा से किसकी परिभाषा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर? बिंदु बी पर E बराबर होता है F बटे इस आवेश का परिमाण। ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का परिमाण से हम भाग दे देंगे इस बल को। तो E बराबर हो जाएगा K कैपिटल Q Q0 बटे R स्क्वायर इंटू Q0। तो Q0 कट जाएगा। तो E का मान आ गया, E का मान आ जाता है, देखिए E बराबर हो जाता है, E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। अब हम K का मान रख देते हैं जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। क्योंकि हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए यदि इसको सदिश रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर और R। ये एकांक वेक्टर, एकांक सदिश उसके साथ जोड़ दिया। ये एकांक सदिश जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। यहाँ एकांक सदिश R बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। ये है। अब यदि हम ग्राफ की बात करें तो इस सूत्र से हमें पता लग रहा है कि E बराबर समानुपाती है 1/R स्क्वायर। E जो है समानुपाती कहें या अनुक्रमानुपाती कहें, और इसका ग्राफ जो है कैसा आता है इसको याद रखिए। E हमने इधर प्रदर्शित किया है और R ये है, तो इसका ग्राफ भी इस तरह का आता है। और यदि हम ग्राफ E और 1/R स्क्वायर में खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आएगी। ये धनात्मक आवेश के लिए है। यदि आवेश ऋणात्मक हो जाए तो ग्राफ इस तरह के आएंगे। देखिए
हम इसको चतुर्थांश में ले जाएंगे और ये हो जाएगा और ये होगा। ग्राफ का जो है शेप, आकृति तो वही रहेगी ये। और दूसरा हमारा ग्राफ जो हम खींच रहे हैं ई और 1/r² में वो सीधी रेखा होगी ऐसे। ये कैसा है? ऋणावेश के लिए, ऋणावेश के लिए। तो धनावेश ऋणावेश के लिए हमने अलग अलग जो है ग्राफ खींचे दिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या है कि हमने सूत्र मालूम किया कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। यदि निकाय है, बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना एक सिस्टम है, तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी देखते हैं। किसी निकाय किसका होगा? आवेशों का होगा। किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। अतः किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होगा। सदिश योग होगा। क्या होता है? जैसा कि बलों के केस में था, वही सूत्र वही फार्मूला लगेगा। जैसे मान लिया यहाँ पर हम एक निकाय लें, ये वाली आवेश Q1 है, इसकी दूरी R1 है, सदिश दूरी। एक आवेश Q2 है, ये दूरी R2 है। इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। Qn एक आवेश है, इसकी सदिश दूरी Rn है। और किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता पता करनी है। तो ये आवेश मान लिया विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न करता है, E1P हो गया। ये वाला आवेश इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, 2P। और इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं। और ये Qn आवेश जो है, मान लेते हैं कि ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इन सभी का E1P, E2P और E1N जो विभिन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इनको सदिश रूप में जोड़ें, योग करें, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग जाएगी। EP बराबर हो जाएगा E1P प्लस E2P प्लस E1N। अब इसको कैसे जोड़ते हैं? सदिशों के योग के लिए हमने कहा ना, त्रिभुज नियम लगाते हैं या भी समांतर चतुर्भुज नियम लगाते हैं।
तो एक हम सूत्र लिख रहे हैं दो आवेशों के लिए, दो बिंदु आवेशों के लिए किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो दो बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। चित्र देखिए, ये मान लिया एक आवेश इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, दूसरा आवेश इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये E1 और E2 जो दो आवेशों द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं और उनके बीच का कोण थीटा है। तो इसको हमने समांतर चतुर्भुज पूरा किया। ये तो परिणामी तीव्रता किधर जाएगी, ये जाएगी, ये हो गई E। और ये E जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये E1 के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो समांतर सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये सूत्र होता है, याद रखिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, tan अल्फा से। मतलब ये E जो है वो E1 के साथ अल्फा कोण बना रही है, तो tan अल्फा बराबर होता है जिसके साथ कोण बनाती है परिणामी वेक्टर, परिणामी सदिश जो है जिसके साथ, जिस वेक्टर के साथ, जिस सदिश के साथ कोण बनाती है, उसके अलावा जो दूसरा वेक्टर होता है उसको हम पहले लेते हैं। तो लिखेंगे E2 साइन थीटा बटे E1 प्लस E2 कॉस थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से हम दिशा निकाल लेंगे, है ना। तो आइए एक प्रश्न हल करते हैं और उससे हम और इस बात को क्लियर कर लेते हैं। एक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुक में दिए रहते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे कि एक इस तरह से त्रिभुज है जिसका यहाँ पर हम देखिए जो भुजाएं दी गई हैं, ये भुजाएं 3 हैं, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर बिंदु ए है, मान लिया यहाँ पर जो आवेश रखा है वो है, आवेश का मान यहाँ पर लेते हैं, वो आवेश का मान है 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये Q1 हो गया मान लिया हमारा। एक ये आवेश यहाँ पर Q2 रखा हुआ है और उसका मान है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ये बिंदु हमारा B हो गया। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, ये जो आवेश है धनात्मक है और ये आवेश जो है दिया हुआ वो ऋणात्मक है। अब इस धनात्मक आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक इकाई धनावेश यहाँ पर मन में सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। अब इस इकाई धनावेश और इसके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अर्थात जिस दिशा में इस पर बल लगेगा वही दिशा इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो प्रतिकर्षण बल किधर को लगेगा, यहाँ पर इकाई धनावेश पर प्रतिकर्षण बल इस तरफ को लगेगा, ये हो जाएगा हमारा E1।
ठीक उसी तरह से ये एकांक धनावेश इस वाले आवेश Q2 की तरफ आकर्षित होगा। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो C से B की तरफ होगी, ये हो जाएगी E2। इन दोनों के बीच का कोण जो है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण 90 डिग्री है। परिणामी तीव्रता कुछ इस तरफ को होगी, इसकी दिशा हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो पहले तो हम E1 निकाला, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा K, ये वाला फार्मूला लग रहा है Q/R², है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए K का मान जो है 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q का मान ये है 1.2 × 10⁻⁸ है ना, और बटे R², ये हो जाएगा 9 इसका वर्ग, और क्योंकि ये सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसका वर्ग करेंगे, 3 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 गुणा 10 की घात -4। तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात -4। तो देखिए 9 से 9 कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसका घात धनात्मक हो जाएगी, ये घात +4 हो जाएगा। +4 और 9 मतलब ये हो गया, देखिए 10 की घात 1.2 × 10⁻9 ये है, ये प्लस का 4 ये हो जाएगा, और माइनस का 8 रहेगा। तो इस तरह से E1 का मान आ गया 1.2 × 10⁻- नहीं प्लस आएगा 13 और 8 5 13, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। दिशा दिखा दी है, E2 ही बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यही फार्मूला लगेगा, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू इसका मान है 1.6 × 10⁻⁸ बटे इसका वर्ग, इस दूरी का वर्ग 16 गुणा 10 की घात -4 मीटर में बदल करके, है ना। इसको भाग दिया इससे, तो 16 से 16 कटा 1.1 आया। जब इससे इसको गुणा किया तो 0.9 गुणा 10 की घात, देखिए यहाँ भी वही सिचुएशन है, -4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। ये आ गया E2 का मान। अब हम परिणामी निकालें, E बराबर होता है √E1² + E2² + 2E1 E2, और यहाँ पर क्या है cos 90 डिग्री, E1 E2 के बीच कोण जो है वो 90 डिग्री का। तो ये मान तो शून्य हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा इसका वर्ग, है ना। E1 का वर्ग मतलब 1.2 × 10⁵ का वर्ग प्लस ये 0 हो गया। E2 का मान लिखें 0.9 × 10⁵ का वर्ग। तो ये देखिए √ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.44 × 10⁻10 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.81 गुणा 10 की घात, और ये भी 10 हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए तो हमें मिलेगा E का मान आएगा वर्गमूल, इसको इसमें जोड़ा तो यह 2.25 × 10⁻10, 10 की घात दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, इसको 10 की घात कॉमन लिया तो ये 1.44 प्लस 0.81 जोड़ा तो आया इतना। तो इस तरह से ये आया 1.5 × 10⁵। इसका वर्गमूल लेने पर E का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है 1.5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। वैसे लिख लीजिए चाहे भाई, न्यूटन पर कूलम। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग गई, E का मान पता लग गई। इसकी दिशा पता करनी है, तो दिशा के लिए भी हमने सूत्र देखा, दिशा बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन है, दिशा बराबर हो जाएगी क्या, tan, ये मान लिया इसके साथ हम दिशा निकाल दें, tan अल्फा बराबर हो जाएगा ये वाला E2 जिसके साथ कोण बनाती है परिणामी वेक्टर, उसके अलावा हम दूसरे वेक्टर को लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर E2 sin 90 डिग्री, sin थीटा लिख देते हैं, अपान E1 + E2 cos 90 थीटा। मान रख दीजिए इसमें, E2 का मान जो आया था वो रखिए, sin 90 का मान 1 होता है ना,
और तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ साइन 90 डिग्री बटे, सॉरी E2 का मान आया था ये 0.9 आया था, है ना। E2 का मान ये आया था और E1 था हमारा 1.2 इंटू 10⁵ प्लस 0.9 इंटू 10⁵ गुणा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो ये तो हट गया। अच्छा क्या हमारे पास 0.9 गुणा 10⁵5 बटे 1.2 गुणा 10⁵5, ये कट गया, दशमलव भी हट गया, 9/12 आ गया। 9/12 का मतलब ये हो गया 3×9 312, 3/4 tan अल्फा बराबर आ गया 3/4, तो अल्फा बराबर हो गया tan का इन्वर्स लिखते हैं और 3/4 लिख देते हैं। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता लग गई। तो इस तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र का एक साधारण सा प्रश्न हल किया है और जो है इससे संबंधित हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए और कुछ प्रॉब्लम यदि आती है कहीं पर भी समझने में तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे।